जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा रचित प्रगति के मानदंड। तो प्रगति के मानदंड को हम लोग सीखेंगे बच्चों। ये सिद्धांत और नीति के संपादित अंश हैं। इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि बच्चों पाठ को हमने नहीं पढ़ाया समय के अभाव में, क्योंकि परीक्षा आपका बहुत ही निकट है और क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इसलिए बच्चों हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चीज़ों को समझाते हुए और इसके क्वेश्चन को हल कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम इसे शेयर करने का प्रयास करें। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और प्रगति के मानदंड के बारे में थोड़ा कुछ हम सीखते हैं। गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन को पहले देखते हैं बच्चों। ये है आपका गद्यांश, ये कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा जो मानवीय त्रुटि, इसको समझिए आप। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारी संपूर्ण व्यवस्था। लेखक कहते हैं कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए। हम जो भी व्यवस्था करें मानव के हित में करें, ऐसी व्यवस्था ना करें कि मानव को कष्ट हो। तो क्या है केंद्र? मानव केंद्र होना चाहिए। किस प्रकार से? कि हर प्रकार से जो भी व्यवस्था करें वो मानव के हित में रहे। यत पिंडे तत् तद ब्रह्मांड के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि उस एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन हैं, साध्य नहीं है। यहाँ पर जो भौतिक उपकरण, जो वर्तमान समय में जो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं मानव के लिए, उसके बारे में बात हो रही है बच्चों कि भौतिक उपकरण जो है मानव के सुख के साधन है, वो साध्य नहीं है। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोक का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर मन बुद्धि आत्मा युक्त अनेक ऐषणा से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्टयशील और पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह अधूरी है। हमारा आधार एकात्म मानव है, जो अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर है। आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। तो ये रहा बच्चों हमारा गद्यांश। अब इस पर आधारित जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और बेस्ट होंगी और क्लियर होंगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ऐसे आपके परीक्षा में इसी प्रकार से बच्चों क्वेश्चन बनने वाले हैं और ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कुल 5 क्वेश्चन होंगे और पूरे 5 क्वेश्चन हैं और 10 नंबर का है। तो यहाँ पर बच्चों इस गद्यांश में हम कम से कम 2 से 3 गद्यांश लेकर उपस्थित हुए हैं, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आपका बने तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाए। और विश्वास कीजिए बच्चों, यही से अगर बनेगा, इस पाठ से क्वेश्चन बना तो इसी 3 में से इस एक को ले लेगा। और तब देखिए बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा हल करते हैं। इसीलिए हमने दोहराया आपको कि इम्पोर्टेंस को, कि आप फोकस करें, कंसंट्रेशन से पढ़ें इसको। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा। पहले क्या होता था बच्चों, पूछता था कि गद्यांश का क्या लिखे, संदर्भ लिखिए, व्याख्या लिखिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो संदर्भ में क्या लिखना रहता था आपको? पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, ये सारी चीजें लिखनी होती थी। अब वही थोड़ा सा स्वरूप चेंज हो गया, सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि लेखक और पाठ का नाम लिखे। तो अब लेखक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पाठ है बच्चों, इस गद्यांश के पाठ का नाम प्रकृति के मानदंड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर पूरा करते हैं बच्चों। प्रकृति के मानदंड, ये आपको लिखना रहेगा वहां पर और आप अपनी कॉपी में इसको लिख भी सकते हैं बच्चों। प्रकृति के मानदंड, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर सही करते हुए चलते हैं बच्चों। ये डिजिटल है तो अच्छे से लिखाता नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करते हैं, मात्र समझाने का ही प्रयास करते हैं। मानदंड, चलिए ये रहेगा आपके पाठ का नाम प्रकृति के मानदंड और लेखक आपने पढ़ा ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं।
अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से हमारा 2 नंबर यहीं पर पक्का हो गया। लेखक के अनुसार भौतिक उपकरण मानव के लिए क्या चीज है, साधन है या साध्य है? तो लेखक के अनुसार भौतिक उपकरण, अभी आपने पढ़ा कि मानव के सुख का एक साधन है, साध्य नहीं है। अर्थात मानव इसके बिना भी रह सकता है, बस मात्र ये एक सुख के लिए आराम से कोई काम। अब वर्तमान में देख रहे हैं प्रकार विभिन्न प्रकार की चीजें उपलब्ध हो रही हैं, कल्पना से परे चीजें उपलब्ध हो रही हैं जो मानव के सुख के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए बच्चों। देखिए, लेखक ने संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र किसे माना है? सिंपल सा है, आपने जाना ही बच्चों कि एकात्म मानववाद को माना, अर्थात मानव को माना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेखक ने संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव को माना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी सही रहेगा। भौतिक उपकरण के विषय में लेखक के क्या विचार हैं? तो लेखक का विचार है कि जैसे पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट, गाड़ियां और आदि भौतिक उपकरण मानव के साधन हो सकते हैं, किंतु ये उनके जीवन का साध्य नहीं हो सकता। 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, गद्यांश के रेखांकित अंश, वहां पर रेखांकित अंश तो नहीं दिया था बच्चों, अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन आप यहाँ पर पढ़िए और उसी हिसाब से वहां पर रेखांकित अंश की व्याख्या आप समझिए। तो देखिए, हमारी संपूर्ण व्यवस्था के मध्य अर्थात केंद्र में मनुष्य होना चाहिए। इसका मतलब कि ये जो क्या है बच्चों, जो रेखांकित अंश है यहीं से शुरू होता है। ऐसे थोड़ा सा फिर से हम लगाते हैं, कहाँ से है ये देखिए, यहीं से ऐसे। चलिए, इस प्रकार से समझ लीजिए, ये आपका रेखांकित अंश और इसके आपको आंसर लिखने अर्थात व्याख्या करना है। पहले क्या होता था बच्चों, संपूर्ण गद्यांश का व्याख्या करना होता, अब थोड़ा सा चीजों को और आसान कर दिए हैं 2020 की बात। तो आपको क्वेश्चन के अनुसार थोड़े से ही अंश का व्याख्या करना रहेगा। तो आपने देखा कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था के मध्य अर्थात केंद्र में कौन है? मानव है, मनुष्य है। मनुष्य ही ब्रह्मांड का आधार है तथा मनुष्य तथा पृथ्वी पर जीव का प्रतिनिधित्व भी मनुष्य ही करता है। सबसे बड़ा बुद्धि, उच्च बुद्धि वाला मनुष्य ही है, वही इस व्यवस्था का उपकरण या साधन है। अब देखिए बच्चों, दूसरा हम गद्यांश लेकर उपस्थित हुए हैं, इसको देखते हैं। दूसरे गद्यांश में लेखक ने क्या कहा है? पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की, किंतु उसकी पाश्चात्य जगत अर्थात पश्चिमी जगत बच्चों, पाश्चात्य जगत यहाँ पर पश्चिमी एरिया से, पश्चिमी एरिया में कौन है? अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये सारी चीजें पाश्चात्य जगत की बात हो रही है। किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया, भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया, इसीलिए उसकी आध्यात्मिक शब्द मात्र रह गई। न्यायमात्मा बलहीनेन लभ्या, न्यायमात्मा बलहीनेन लभ्या, आसक्ति आत्मा अनुभूति नहीं कर सकता। आसक्ति मतलब आसक्त व्यक्ति आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। बिना अभ्युदय, बिना उदय के निह श्रेयस की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः आवश्यक है कि बलम उपास्य के आदेश के अनुसार, इसमें संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ बच्चों, के अनुसार अहम बल संवर्धन करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हों, जिससे अपने रोगों को दूर कर सकें और स्वास्थ्य का लाभ कर सकें तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति के साधन और सहायक हो सकें। तो अब पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा बच्चों कि ऊपर गद्यांश के संदर्भ लिखिए या लेखक और क्या कहते हैं पाठ का नाम लिखिए। संपूर्ण आपके लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पाठ प्रकृति के मानदंड, आपने लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पाश्चात्य जगत ने किस क्षेत्र में उन्नति की है? तो बच्चों भौतिक क्षेत्र में उन्नति की है। अर्थात आपने जो अभी पढ़ा, क्या पंखा, फ्रिज, नेटवर्क, इंटरनेट और बहुत दुनियादारी जो भी है डिजिटल चीजें, ये सब भौतिक जगत का सुख है। अब क्वेश्चन तीसरे पर देखिए बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश में किस बात को व्यक्त किया गया है? उपर्युक्त गद्यांश में किस बात को व्यक्त किया गया? गद्यांश में ये व्यक्त किया गया है कि बिना अभ्युदय के निःश्रेयस की सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात उदय के बिना निःश्रेयस श्रेयस की सिद्धि नहीं हो सकती है।
अब देखिए बच्चों, लेखक ने अब वहीं से क्वेश्चन, आपको गद्यांश से ही उठाकर क्वेश्चन, अलग से कुछ भी नहीं लिखना रहेगा बच्चों। आपको अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ इसी गद्यांश के लाइन को उठा के आपको लिखना रहेगा। लेखक ने भारत के संदर्भ में क्या कहा? तो लेखक ने भारत के संदर्भ में कहा कि, क्या कहा कि भारत की आध्यात्मिक उन्नति शब्द मात्र रह गई है, अर्थात शब्दों में सिर्फ रह गई है। क्या? आध्यात्मिक उन्नति, लेकिन वो भौतिक क्षेत्र से पिछड़ गया। लेकिन वो क्या हो गया? आध्यात्मिक तो उन्नति तो शब्द मात्र ही रह गई, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा, लेकिन जो भौतिक क्षेत्र है उसमें भी थोड़ा पिछड़ा ही रह गया। गद्यांश के रेखांकित अंश की अब व्याख्या करना है आपको। तो देखिए व्याख्या में क्या है कि बच्चों, पश्चिमी देशों ने सुख सुविधा में प्रयोग आने वाले अनेक उपकरणों का निर्माण किया जिसका वह उपभोग कर रहे हैं, किंतु इस भौतिक प्रगति के कारण वह लोग आध्यात्मिक अनुभूति में पिछड़ गए हैं। भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होना आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कौन सी वस्तु शब्द मात्र रह गई है? तो आध्यात्मिक वस्तु शब्द मात्र रह गई है, अर्थात आध्यात्मिक चीजें मात्र शब्दों में रह गई हैं। अब आप पढ़ेंगे तीसरा गद्यांश। तो अब तीसरे गद्यांश पे फोकस कीजिए बच्चों। आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विद्वानों की हम जांच करें तो पता चलेगा, लेखक कहते हैं कि जो वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक विद्वान हैं उनका जांच करें तो पता चलेगा कि वह हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण युग अनुकूल परिवर्तन और परिवर्धन की कमी से बनी हुई है। जैसे रूढ़ियां, परकियों के साथ संघर्ष की परिस्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए जो उपाय हैं या परकियों द्वारा थोपी गई जो उनका अनुकरण कर स्वीकार की गई है अव्यवस्थाएं मात्र हैं। ये व्यवस्थाएं मात्र हैं। भारतीय संस्कृति के नाम पर उन्हें जिंदा रखा जा सकता है। तो यहाँ पर अब देखिए, आपको वही लेखक और पाठ का नाम है दूसरा। देखिए बच्चों, तो आज के अनेक, कह रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक नीतिगत सिद्धांतों अथवा उसके जो विधानों का परीक्षण किया जाए, लेखक कह रहे हैं, तो यह स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि वह हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण अर्थात कम होने के कारण युग के अनुकूल परिवर्तन और परिवर्धन की कमी के कारण बनी हुई जो रूढ़ियां हैं, दूसरे लोगों के साथ जो संघर्ष की परिस्थिति है, उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए जो उपाय हैं या दूसरों द्वारा थोपी गई या उनका अनुकरण करके स्वीकार की गई जो व्यवस्थाएं मात्र ये हैं। आपको बस वही चीज उतार के रखना है बच्चों। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। भारतीय नीतियां एवं सिद्धांत किस प्रकार विदेशियों की नकल मात्र बनकर रह गई हैं? अनुकरण या नकल मात्र। तो विदेशियों के साथ होने वाले जो संघर्ष तथा उन परिस्थितियों से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए तरीके या तो विदेशियों द्वारा जबरदस्ती थोपे गए हैं या स्वयं हमने उनकी नकल करके नीतियां या सिद्धांत को निर्मित कर लिए। यहाँ पर कहने का आशय इनका यह है बच्चों कि जो विदेशियों का जो संस्कृति है, जो रहन सहन है, उस और जो संघर्षपूर्ण जीवन है, अपने विकास के लिए वो संघर्षरत हैं, तो इसमें जो हम लोग भारतीय जो हैं, या तो उन पर ये सारी चीजें थोपी गई हैं और या हम लोग स्वयं इनका नकल करके एक सिद्धांत निर्मित कर लिए, एक सिद्धांत बना लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए बच्चों, समय के अनुरूप परिवर्तन एवं विकास न होने का प्रमुख कारण क्या है? समय के अनुरूप परिवर्तन एवं विकास न होने का जो प्रमुख कारण है, हमारी प्राचीन रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, कुप्रथाएं हैं, जिन्हें समकालीन समय में मनुष्य की आवश्यकताओं से अधिक महत्व देने के कारण हमारी प्रगति रुक गई है। भारत की सांस्कृतिक चेतना के कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है? तो युग के अनुकूल परिवर्तन ना करके पुरानी प्रथाओं, रूढ़ियों को अधिक महत्व देने से जो हमारे भारत की क्या है संस्कृति है, उसमें उसकी चेतना में कमी आने लगी है। तो ये रहा बच्चों आपका पाठ का विस्तार।
गद्यांशों पर आधारित हमने प्रगति के मानदंड को प्रस्तुत किया है। अब आप इसी को बार बार रिवीजन कर लीजिएगा बच्चों, यहीं से आपके परीक्षा में क्वेश्चन बन जाएंगे। पिछले और जो हमने क्लासेस पढ़ाए हैं उसको भी दोहराते रहिएगा। और आपको ये सारे वीडियो बच्चों एक प्लेलिस्ट में जो क्लास 12 यूपी बोर्ड करके है उसी में सारी वीडियोज को इकट्ठा कर, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आपको ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आप वहाँ जाएं, प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और प्लेलिस्ट को डाउनलोड करके एक एक करके चीज़ों को देख लीजिए। जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, सारी वीडियो को समय निकाल कर बच्चों देख लीजिए, यहीं से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएंगे और आप मैक्सिमम अंकों से सफल हो जाएंगे। ये हमें पूरा विश्वास है कि आप अगर पूरे फोकस से, कॉन्सेंट्रेशन से सारी वीडियो को देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए और कुछ चीज़ों को जहाँ जहाँ हमने उतारने के लिए कहा उसको उतार लिए, तो फिर आपको परीक्षा में मैक्सिमम अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मिलते हैं बच्चों फिर आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेसन के साथ। जय हिंद बच्चों।